कि आपके चैनल पर लगातार मैं लाइव सेशंस लेकर आ रहा हूं, जिसका एक ही उद्देश्य है कि आपको हर हाल में पास करवाया जाए। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी परीक्षा 6 सितंबर को होगा और आपके पेपर में चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, 90 क्वेश्चन दोनों में ही पेडागोजी का आना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पेपर में सब कुछ बदल कर पूछ सकता है, चाहे वो गणित का सवाल हो, चाहे वो हिंदी का व्याकरण हो, चाहे वो सामाजिक अध्ययन की एनसीईआरटी हो, वो सब कुछ बदल कर पूछ सकता है। लेकिन दोस्तों, पेडागोजी कभी नहीं बदलेगा। और यही चीज़ साथी आपको क्या करना है, यही चीज़ साथियों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इससे बड़ी कोई चीज़ साथी हो नहीं सकता, अगर ये आपने कमांड कर लिया तो गुरु इससे बेहतर कुछ नहीं। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को हम कवर करेंगे। क्या कह रहा है साथी? कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क कौन से अवस्था की विशेषता है। यानी ये कहना चाहते हैं कि वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा दिमाग में ही चिंतन और तर्क करके उत्तर कर सकता है। तो मैंने कहा दोस्तों, तर्क के साथ अगर बच्चा कल्पना कर रहा है, साथियों, अगर कोई बच्चा तर्क के साथ कल्पना भी कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि बच्चा 11 से 15 साल का है, मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का है। अमूर्त का मतलब जानते हो? जिन प्रश्नों का उत्तर कोई बच्चा अपने दिमाग में उत्तर कर दे तो इसको अमूर्त संक्रियात्मक कहते हैं, लेकिन जिन प्रश्नों का उत्तर कोई व्यक्ति देख कर करता है तो वो मूर्त संक्रियात्मक होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि संवेदी पेशी अवस्था जो पहली अवस्था है, जिसमें बच्चा 1.5 से 2 साल का होता है, यानी 0 से 2 साल का ये बच्चा है। संवेदी पेशी अवस्था पे कितने प्रश्न आते हैं गुरु? 3 प्रश्न आएगा। क्या पूछेगा? पूछेगा कि जीन पियाजे की वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा माता पिता की आवाज में अंतर कर लेता है। तो उत्तर होगा संवेदी गामक या संवेदी पेशी अवस्था। अगर आपसे पूछे कि जीन पियाजे की वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, तो दोस्तों वस्तु अस्थायित्व का गुण क्या होता है पता है? ये संवेदी गामक अवस्था का ही लक्षण है। क्योंकि वस्तु अस्थायित्व का मतलब कि धीरे धीरे बच्चा अपने मम्मी और पापा को पहचानने लग जाता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2 साल के बाद वो बच्चा पलट कर पापा को मम्मी कह देगा या मम्मी को पापा कह देगा, ऐसा नहीं होगा। अब बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। इस अवस्था से भी साथियों 3 प्रश्न आता है। पूछेगा कि जीन पियाजे की वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे में सवाल जवाब बहुत करता है, प्रतीकात्मक विचार विकसित, वो वादी सोच विकसित होता है। तो ये सब साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लक्षण है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा तर्क कर सकता है, कल्पना नहीं कर सकता। संरक्षण की भावना आ जाती है, तार्किक गुण आ जाता है, वर्गीकरण का गुण विकसित हो जाता है, पलटावी गुण विकसित हो जाते हैं। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे में तर्क के साथ कल्पना भी कर सकता है। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और मुझे बताइए। पियाजे के अनुसार, यानी पियाजी के अनुसार, पियाजे हैं साथी, दांत पियाजी। तो अनुसार मैं मजाक कर रहा हूं, क्वेश्चन पे आइए। पियाजे के अनुसार जब कोई बच्चा किसी वस्तु या स्थिति के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, अन्य पहलुओं को नजरअंदाज कर देता है, तो इसे कहते हैं केंद्रीकरण। केंद्रीकरण समझते हो? जैसे मैंने आपको टॉफी दिया तो आपको टॉफी तो याद है लेकिन तुम हमको ही भूल गए, तो इसको केंद्रीकरण कहते हैं। बात समझे कि नहीं? जैसे मैंने बच्चे को ये एक मिट्टी का ढेर दिया और मैंने कहा बेटा इस मिट्टी के ढेर से आप एक तार का टुकड़ा बनाओ, तो बच्चे ने मिट्टी के ढेर से एक तार का लंबा टुकड़ा बनाया। जब बच्चा तार का लंबा टुकड़ा बना देता है तो मिट्टी के ढेर को ही भूल जाता है कि आखिर मिट्टी का ढेर कहाँ चला गया। बात समझ रहे हो साथी? हाँ, बात को समझिए गुरु, तभी जाकर गुरु बात बन पाता है, क्योंकि बात बनाने के लिए भी बात बनानी पड़ती है और वही काम आप लोग कर नहीं रहे हो। जीववाद क्या होता है? मैंने कहा था कि जब कोई बच्चा अनर्गल की बातें करे जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो, साथियों इसको जीववाद कहते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? जैसे एक बच्चा कहता है कि ये मेरा हाथी है, ये आसमान में उड़ता है, ये हमसे बातें करता है, तो गुरु इसको जीववाद कहते हैं। ये अनर्गल की बातें हैं,
ये दोस्तों 2 से 7 साल के बच्चे में ये गुण होता है। अगर मैं आपसे बात करूं संरक्षण का अभाव क्या होता है, साथ ही अगर संरक्षण के अभाव की बात करोगे, जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त 3 धन 5 बराबर क्या होगा, आपने कहा सर जी 8 होगा। हमने क्या किया गुरु, 3 और 5 को मिटा दिया। अगर इसको मिटाने के बावजूद भी आपको याद है कि 3 धन 5 कहाँ चला गया, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपके अंदर संरक्षण का गुण विकसित हो चुका है। क्या हो गया साथी, आपके अंदर संरक्षण का गुण विकसित हो चुका है। और अगर आपको नहीं याद आ रहा है 3 धन 5 कहाँ चला गया, इसका मतलब संरक्षण का अभाव है। अहम केंद्रित का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब कोई बच्चा अपने ही विचारों को सर्वोपरि माने, दूसरों के विचारों को कोई महत्व ना दे, तो गुरु इसको कहते हैं अहम केंद्रित। ये भी 2 से 7 साल के बच्चे की अवस्था होती है। बात को समझे साथी। आपके मन में अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, अपनी बात को भरिए आप लोग। एक बच्चा यह समझने में सक्षम हो गया है कि यदि ए जो है अगर बी से बड़ा है और बी जो है दोस्तों वो सी से बड़ा है, तो ए निश्चित रूप से जो है वो सी से भी बड़ा होगा। अगर इतना कुछ बच्चा कैलकुलेशन, जब कोई बच्चा तर्क करना समझ जाए, गणित की कैलकुलेशन करने लग जाए, तो इसका मतलब ये बच्चा 7 से 11 साल का है। और 7 से 11 साल का मतलब हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। साथियों हर साल पेपर में आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से 3 प्रश्न पूछेगा कि एक बच्चे को मैं टॉफी देता हूं, छोड़िए, एक बच्चे को मैं 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का सिक्का देता हूं, फिर मैं कहता हूं कि बेटा इन सिक्के को आप अलग अलग करके बताओ। अगर वो बच्चा उन सिक्कों को अलग अलग कर सकता है, तो इसका ये मतलब है कि बच्चे में संरक्षण की आदत आ गई है। और संरक्षण की दोस्तों ये जो प्रवृत्ति है ना, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का ही साथी लक्षण है। बात को समझे आप लोग। चलिए गुरु, बहुत बढ़िया आप लोग साथी कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है दोस्त मेरे भाई, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो दोस्तों, क्या गजब का आप सबका आंसर है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ साथी। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति में जब बच्चे के वर्तमान स्कीमा नई जानकारी को समझने के लिए पर्याप्त नहीं होता, तो स्कीमा में बदलाव करके संशोधन किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? क्या ये आत्मसातीकरण है, ये संगठन है, या गुरु इसको समायोजन कहते हैं? एक विकल्प और बना लो, या इसको समायोजन कहते हैं। मैं आपको बताता हूं समायोजन क्या है। दोस्तों समायोजन और समावेशन दो शब्द होता है। सीटेट में हर बार आता है कि समायोजन और समावेशन में लोग खूब फंसते हैं, समझ में नहीं आता कि समायोजन हो कि समावेशन है। मैं आपको समझाना चाहूंगा, अच्छे से समझो। समायोजन का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे एक बच्चा एक आसमान में एक बार कौवा उड़ रहा था, तो बच्चा माँ से कहता मम्मा वो देखो वो, तो माँ कहती बेटा वो नहीं, वो कौवा है। एक दिन आसमान में कोयल उड़ रही थी, तो बच्चा अपनी माँ से कहता मम्मा वो देखो कौवा उड़ रहा है, तो माँ कहती है बेटा वो कौवा नहीं, वो कोयल है। तो बच्चे को बहुत बुरा होता है, बड़ा कष्ट होता है, बहुत बुरा लगता है बच्चे को। बच्चे को लगता है कि कौवा ही कोयल है और कोयल ही कौवा है, लेकिन जब माँ उसको बताती कि नहीं वो दोनों अलग अलग है, तो बच्चा क्या करता है, माँ के द्वारा जो नई जानकारी मिली, उस नई जानकारी के द्वारा अपनी पुरानी जानकारी में परिवर्तन करता है। दोस्तों इसको कहते हैं, पता है क्या? समायोजन कहते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा संशोधन करना, बदलाव करना, ये समायोजन है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि समावेशन क्या है, तो भैया समझो, पहले समावेशन में थोड़ा फर्क होता है। समावेशन में दोस्तों किसी चीज़ को स्वीकार करने में ना गुरु तकलीफ नहीं होती है। जैसे आज के कई साल पहले के लोग दाल चावल रोटी सब्जी सब एक थाली में मीज कर खाते थे, लेकिन आज के ज़माने में लोग थाली में फजा के अलग अलग खाते हैं। बड़े एक हाथ का तो चम्मच आता है आजकल, देखे होगे ना, बड़ी फैशन में लोग खाते हैं। लोग आजकल हाथों से खाने को अपमान समझते हैं। उनको लगता है वो जो एक हाथ वाला चम्मच आता है, उससे जब तक उठाकर नहीं खाएंगे तब तक कैसे बात बनेगा, कुछ भी कह सकते हो आप। तो जो व्यक्ति इस तरह के काम करता है साथी, तो इसको समावेशन कहते हैं, क्योंकि उसकी अपनी खुद की इच्छा है, जमाना है, लेकिन साथ ही उसका खुद का विरोध नहीं होता। तो समावेशन में किसी चीज़ को स्वीकार करने में तकलीफ नहीं होती है खुद को, जबकि समायोजन में तकलीफ होती है। साथ ही अगला क्वेश्चन देखो, मैं एक एक वर्ड बताऊंगा आपको, बस आप देखिए
और मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लिया जाए। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देना। पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी तो टेंशन ना लो, बाकी हम है ना। और क्लास का टाइम याद रखा करो, क्लास 9:05 क्वेश्चन निकल जाते हैं, इससे आपका बहुत नुकसान होता है। तो ये चीज़ थोड़ा नोटिस किया करो आप लोग, समय के पाबंद बनो, क्योंकि जो अपना ना हुआ वो औरों का क्या होगा। अक्सर ये बात कहता हूँ साथी, ठीक है ना। तो कोशिश करो हमेशा कि समय के पाबंद बनो। क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था में काल्पनिक दर्शक या सोचना कि सब मुझे देख रहे हैं, और व्यक्तिगत मिथक या सोचना कि मैं बहुत अलग हूँ, यह अनुभव पियाजे के अनुसार किस संप्रत्यय का विस्तार है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है यार हमका सब देखा था, या मैं ये सोचूं यार मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मुझसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, मैं बहुत अलग आदमी हूँ, तो इस तरह की जो विचारधारा किशोरावस्था में आती है, इस बात को पियाजे क्या कहते हैं बताओ प्यारे। देखो आप भाई भी हो और दोस्त भी हो और बहन भी हो और मित्र भी हो, तो सोच समझ के बोलना साथी। किशोरावस्था में कोई बच्चा अगर ये सोचता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं सबसे अलग हूं, लोग हमको देख रहे हैं, सब मुझको देख रहे हैं, इस तरह की विचारधारा पियाजे के अनुसार किस संप्रत्यय का विस्तार है। वस्तु अस्थायित्व, अहम केंद्रित, विकेंद्रीकरण या विलंबित अनुकरण। साथियों भर दीजिए पूरा कमेंट बॉक्स अपने सही जवाब के द्वारा, क्योंकि जो बात आप कह देंगे वो बात हम मान लेंगे, लेकिन तथ्य के साथ आपको कहना है प्यारे भाई। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। देखो साथी कमेंट किया करो, कमेंट नहीं करोगे तो मैं भगवान थोड़ी हूं। मैं साफ साफ कहता हूं, कमेंट करोगे तभी तो समझ में आएगा। गुरु, ये विचारधारा अहम केंद्रित होता है कि बच्चा अपने आप को बहुत योग्य समझ रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं। वस्तु अस्थायित्व एक अलग चीज है। मैंने कहा था जो 2 साल का बच्चा होता है, एक बार अपने मम्मा को अगर मम्मा कहना सीख गया या पापा को पापा बोलना सीख गया, तो 2 साल के बाद पलट कर वो बच्चा पापा को मम्मी नहीं कह देगा या मम्मी को पापा नहीं कह देगा। इसको वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। साथियों अगर मैं बात करूं विकेंद्रीकरण का, तो विकेंद्रीकरण का समझते हो, केंद्रीकरण का मतलब एक जगह ध्यान लगाना, और बी का मतलब बिना बाधा के अगर आप एक जगह ध्यान लगा रहे हो तो विकेंद्रीकरण है। आगे चलते हैं साथी। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी क्या संदर्भित करता है। कितनी बार पढ़ाया हूं कि भैया ये बच्चे का घर है ए, ये बच्चे का विद्यालय बी। ये बार बार क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि पता है कि पेपर में ये चीज आएगा सब, लेकिन ये जरूर आएगा, सब बदल जाए ये आएगा। जेडपीडी का मतलब होता है कि जब किसी काम को कोई बच्चा शुरू तो स्वयं करेगा लेकिन बिना मदद के पूरा नहीं कर सकता, इसी को जेडपीडी कहते हैं। जैसे ये बच्चे का घर है ए और ये बच्चे का विद्यालय है बी। बच्चा स्वयं चलना शुरू करता है, लेकिन अचानक रास्ते में गड्ढा था, गिर गया। अब बच्चा सोच रहा है कि काश कोई मेरी मदद कर देता तो मैं गड्ढे से निकलकर सड़क पर पहुंचता और विद्यालय पहुंच जाता। तो गड्ढे से निकलने में जो मदद लेनी पड़ी, सड़क पर आया, विद्यालय पहुंच गया। ये जो बीच का क्षेत्र जहां पे मदद लेनी पड़ी, इसी को कहते हैं जेडपीडी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि पेपर में नाम बदल जाता है। इसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, साथ ही इसी को संभावित विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, इसी को निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो अगर पेपर में नाम बदले तो प्लीज आप लोग परेशान ना होइएगा, क्योंकि मैं बार बार ये चीज समझा रहा हूं। अब आप लोग विकल्प में खोजो आप लोग। अब मैं इसका उत्तर आपसे करवाऊंगा, समझा दिया हूं। 4 विकल्प है, ढूंढ कर बताओ। अब आपके सामने साथी 4 विकल्प है, आप लोग ढूंढ कर बताओ मुझे। ऋतु प्रजापति, रंजना कुमारी, विनोद कुमार, निशांत मौर्य, शिखा तिवारी, अमित कन्नौजिया, पारितोष महातो, करुणा अमर, विजय लक्ष्मी, स्नेहलता, अजय वीर सिंह, शिखा तिवारी, अनुपम शर्मा, भरत राज, दिनेश मौर्य, जूही और हमारे प्यारे भाई। साथी बताओ, बच्चे के वर्तमान स्तर और भविष्य के संभावित स्तर के बीच की दूरी जिसे वह स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर सकता है। नहीं साथी, स्वतंत्र रूप से प्राप्त करता तो मदद की जरूरत क्यों पड़ती, मतलब ये विकल्प गलत है। बच्चे के द्वारा बिना मदद के स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला कार्य, और जब बीच में मदद की जरूरत पड़ी किसी की सहायता से काम पूरा किया, यही बी वाला सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 भरिए और बताइए। वाइगोत्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरीके से सही है। साथियों क्या आप भूल गए, ये वही वाइगोत्स्की हैं जिन्होंने कहा था
कि बच्चा हिमालय के पर्वत पर बैठकर नहीं सीखेगा। बच्चे को पसंद है समाज, वो लोगों के बीच में चर्चा परिचर्चा अंतःक्रिया करके सीखता है। समाज का मतलब दोस्तों चौराहा नहीं, समाज का मतलब बच्चे का अपने घर के लोग, पास पड़ोस के लोग, उसके मित्र और विद्यालय के लोग। पहला ऑप्शन, विचार हमेशा भाषा से पहले आता है, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि ये बात पियाजे ने कहा था, ना कि वाइगोत्स्की ने। भाषा और विचार शुरुआत में स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, लेकिन बाद में वो आपस में मिल जाते हैं। यही बात तो वाइगोत्स्की ने कहा था। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे में भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, समाज में लोगों के बीच से संस्कार सीखता है, संस्कार ही उसकी भाषा के रूप में बाहर निकलता है। तो उन्होंने कहा कि भाषा और विचार शुरुआत में स्वतंत्र रूप से ही विकसित होता है, लेकिन 2-3 वर्ष की आयु में आपस में मिल जाता है और वो मौखिक विचार बन जाता है। साथियों, आपके लिए एक आवश्यक सूचना है। आपको पता है आपकी क्लास 2 बार आती है। एक बार आती है शाम को 3 बजे, मतलब वही 3:15 पर, और एक बार आता है शाम को 9 बजे, मतलब 9:15 पर। कल जो शाम को 3 बजे क्लास आने वाली है, कल सब लोग तैयार रहना, एक बढ़िया क्लास आने वाली है, गणित की पहली क्लास कल होने वाली है। तो सभी साथी तैयार रहना, गेट रेडी। इसी चैनल पर एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को ऑन रखना। कल शाम 3 बजे गणित की पहली क्लास आप लोग देखने वाले हो। पेडागॉजी भी और गणित के सवाल भी कराऊंगा। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 काफी लंबा है साथी, हम देखते हैं कितने लोग सही कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन चूंकि सीटेड में लंबा आता ही है। एक शिक्षिका किसी जटिल समस्या को हल करते समय बच्चे को केवल वही संकेत देती है जहां वह अटकता है, और जैसे जैसे बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगता है, शिक्षिका अपनी मदद को कम कर देती है। इसे क्या कहेंगे? साथी, आमतौर पर अगर देखा जाए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। बच्चे को केवल वही संकेत देती है जहां वो अटकता है। गुरु ये जेडपीडी है, क्यों बार बार ऑप्शन खराब करते हो? ये गुरु जेडपीडी है। क्या कहते हैं फाती? इसको जेडपीडी कहते हैं, क्योंकि बच्चा मतलब केवल तभी संकेत दे रहे हैं जब वो अटक रहा है। इसका मतलब यह है कि बच्चा अपना काम स्वयं से हल कर रहा है, जब वो फंसा तो अध्यापिका ने थोड़ी मदद कर दी। तो ये जेडपीडी है, इसको मचान या पाड़ नहीं कह सकते। इसके फोल्डिंग गुरु तब होता है जहां पे शुरू में मदद करना अनिवार्य है, लेकिन जिंदगी भर मदद ना करना पड़े, तो ये जो अस्थायी सहयोग होता है उसे स्केप फोल्डिंग कहते हैं। याद रखना, स्केप फोल्डिंग का मतलब जैसे एक बच्चा शुरू में साइकिल चलाना सीखता है, तो यार भाई साइकिल को शुरू में पीछे से पकड़ना पड़ता है, लेकिन जिंदगी भर साइकिल के कैरियर को पीछे से नहीं पकड़ना पड़ता। तो ये जो आपने कुछ समय तक अस्थायी मदद की, उसी को स्केप फोल्डिंग कहते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ साथी। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भर दीजिए पूरा कमेंट बॉक्स। चंदन कुमार, भरत राज, दीपिका कुमारी, बुशरा आलम, उपेंद्र सिंह, अजय पाठक, छाया यादव। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में मनोवैज्ञानिक उपकरणों का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आपको पता है, वाइगोत्स्की के हिसाब से बच्चे की जो भाषा है और जो समाज है और जो संस्कार है, वही उसका उपकरण है, वही उसकी सब कुछ है। ऑप्शन नंबर बी। यहां टाइम क्यों बर्बाद करूं मैं, आगे। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत से मुख्य रूप से किस बात से अलग है? हम पूरा समझा देते हैं। अरे भाई, पियाजे ये कहते हैं कि बच्चा अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, वो स्वयं से संघर्ष करके अपने जीवन को लिखता है। ये बात पियाजे कहते हैं। इसीलिए पियाजे ने कहा कि बच्चे में विचार पहले आती है, भाषा बाद में आती है। जबकि वाइगोत्स्की ने क्या कहा? वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा समाज में सीखता है, लोगों के बीच रहकर चर्चा परिचर्चा अंतःक्रिया करके सीखता है। यही दोनों में अंतर है। आओ देखते हैं। वाइगोत्स्की विकास को सतत प्रक्रिया, गलत ऑप्शन है, एकदम गलत है ये। और ऑप्शन देखते हैं हम लोग। वाइगोत्स्की भाषा को संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख औजार मानते हैं, जबकि उसे संज्ञानात्मक विकास का परिणाम मानते हैं। ऑप्शन भी यहाँ पे दोस्तों सही है, एकदम सही। वाइगोत्स्की भाषा को मुख्य औजार बताते हैं, जबकि पियाजे विचार को महत्वपूर्ण मानते हैं। बात समझ रहे हो? नीचे का उत्तर देकर कॉपी मत किया करो साथी। क्वेश्चन नंबर 11 काफी लंबा क्वेश्चन है, पर हमें भरोसा है कि आप लोग उत्तर गलत नहीं करोगे।
साथियों, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में एक बच्चा ये तर्क देता है कि मानव जीवन का मूल्य संपत्ति के अधिकारों या किसी भी कानून से बहुत अधिक है। यार, मुझे तो देखते ही समझ में आ गया कि बच्चा बहुत समझदार है। हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तुम सब समझ चुके हो। अगर फिर भी उत्तर गलत हो जाए तो मैं क्या कहूं। एक बच्चा ये तर्क देता है कि मानव का जो जीवन है ना, वो पैसे से बहुत ऊपर है, पैसे से बहुत अलग है। ये बच्चा कानून पालन की व्यवस्था की नैतिकता है, जिसको कहते हैं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाला। बच्चा कहता है कि हम समाज के नियम बदल देंगे। अगर वो नियम समाज का कल्याण नहीं चाहता तो बच्चा समाज की व्यवस्था को बनाना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा? ऑप्शन बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में बच्चे से कोई उम्मीद नहीं की गई है। जब उम्मीद की जाए कि फलाने का लड़का सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता है, इसलिए आप भी सुबह 4 बजे उठकर पढ़िए, तब अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था माना जाता है। जब तक क्वेश्चन में कोई उम्मीद बच्चे पे ना दिखे, तब तक तुम अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था मत कहो। गुरु, ऐसे काहे गलती करते हो? सामाजिक अनुबंध का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि तुमने भी चोरी किया है, अरे हमने भी चोरी की है, तो पुलिस के पास क्यों चलें? तो जब बच्चा कंप्रोमाइज करने लग जाए तो उसको सामाजिक अनुबंध कहते हैं। लेकिन जब बच्चा सबकी भलाई को दोस्तों चाहता है तो उसको सार्वभौमिकता की नैतिकता कहते हैं। इतना अगर खर्चा हो गया महाराज तो थोड़ा खर्चा और कर लो। कि लॉरेंस कोहलबर्ग की कमी क्या थी? साथियों, लॉरेंस कोहलबर्ग की सबसे बड़ी कमी यही थी, उन्होंने अपना प्रयोग महिलाओं पर नहीं किया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। साथियों, ये आवश्यक सूचना है विशेष तौर पर उन साथियों और भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो लोग सीटेट पहली बार में पास करना चाहते हैं। कई बार सीटेट दे लिए लेकिन वक्त की नजाकत है कि सीटेट नहीं निकल रहा है। चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे शिक्षक हो, कैसे निकाला जाए? प्यारे भाइयों, सीटेट पास करने के लिए 2 गलती जो करता है वो कभी नहीं पास होता है। पहली बात, कभी भी कोई बैच मत खरीदो जहां पे डेली 5 घंटे 7 घंटे क्लास करना पड़े। 5 घंटे डेली क्लास करोगे तो खुद कब पढ़ोगे? गलती नंबर 2, बिना मतलब की मोटी मोटी किताबें मत खरीदो, क्योंकि इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, उसे पढ़ने में ही 1 साल निकल जाएगा। सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए पूरे पेपर में केवल 150 प्रश्न आता है, जिसमें 90 प्रश्न पेडागोजी का होता है। और अगर हमने पेडागोजी का पैटर्न सीख लिया कि एक शब्द के कितने अलग अलग मतलब बनते हैं, कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ कैसे करना है, पेपर में ऑप्शन बदलेगा तो बदल कर क्या शब्द पूछ सकता है, अगर ये आ गया ना तो 90 नंबर वही करा देगा। बचेगा 60 नंबर टॉपिक का। तो टॉपिक में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कौन पर टॉपिक हमारे काम का है, साथी इस नोट्स में हम आपको डिसाइड करके दे रहे हैं। इसके लिए आपको कुल मिलाकर 150 पेज पढ़ना है, जिसके अंदर पूरा सिलेबस कवर है। साथियों, इसे पढ़कर मैं ये तो नहीं कह दूंगा कि आप टॉपर बन जाओगे, लेकिन हाँ 104, 105, 110 तक आराम से पहुंच जाओगे। आपको कैसे मिलेगा? नीचे नंबर है 9653050981 पे कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ साथी। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। मनोवैज्ञानिक कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग की आलोचना किस आधार पर की थी? बताओ साथी। देखो शालिनी मिश्रा जी, जो बात आप कह रही हैं, हालांकि आपने मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया है, तो मुझे उम्मीद थी कि आप मर्यादित भाषा बोलेंगी, लेकिन इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए। कभी भी पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है और ना ही पेपर सिलेबस के बाहर जाता है। पेपर चाहे एआई से बने, किसी से बने, वो व्यक्ति जरूर पास होकर आता है जिसने अपने ऊपर समय लगाया है। जो व्यक्ति 2.5 महीने 3 महीने अपने आप को मथा है ना, पेपर कितना भी कठिन बना दो वो समझ कर उत्तर कर लेता है। यही एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सवाल ये नहीं है कि एआई से क्वेश्चन बना कि किससे क्वेश्चन बना। क्वेश्चन किसी से भी बन जाए, क्वेश्चन किसी भी चीज से बन जाए, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत की हो तो निश्चित रूप से आपके अंदर इतनी काबिलियत आ जाती है कि समझ कर उत्तर कर ले जाती हो। आओ दोस्त देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको पता है दोस्तों, उन्होंने महिलाओं का तिरस्कार किया था, अपेक्षा मतलब प्रयोग ही नहीं किया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? आप लोग कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या होगा।
मैं परीक्षा में नकल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो शिक्षक मुझे दंडित करेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार यह तर्क नैतिक विकास के किस स्तर का है? मैं परीक्षा में नकल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो टीचर मुझे पाट पीटेगा। ये दोस्तों है पूर्व परंपरागत अवस्था का बच्चा, क्योंकि बच्चा दंड के द्वारा ही सुधर रहा है ना परंपरागत। तुम लोग नीचे का उत्तर देखकर कॉपी करते हो, जबकि नीचे का उत्तर वो भी एआई से जनरेटेड है। जो आप लोग नीचे उत्तर देख रहे हो, ये भी क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी एआई के द्वारा ही बना है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो परेशान मत होया करिए, वो क्वेश्चंस एआई जनरेटेड भी रहते हैं। हम भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस एआई से ही जनरेट करके लेता हूँ, जिससे उस लेवल पर भी आप मैच कर सकें। देखो, पूर्व परंपरागत अवस्था का बच्चा दो तरह का होता है। अच्छा, एक बात बताओ, जब आपको पता है कि 5 धन 5 बराबर 10 होता है, लेकिन आयोग कह रहा है कि 5 धन 5 बराबर 7 होगा, तो काहे तुम 7 मान लेते हो?